ब्रेक के बाद आप जुड़ चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार के साथ। हमारा मिशन ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम, जिसके जरिए हम आम लोगों को, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के लोगों को खास तौर पे शेयर बाजार से जोड़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्हें शेयर बाजार के प्रति जागरूक कर रहे हैं। यही नहीं, इस शो में आप अपने बेसिक सवाल भी, यानी अगर शेयर बाजार को लेकर कोई उलझन है, कोई टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इस तरह के सवालों को भी पूछिए। हम एक्सपर्ट से उन सवालों के भी जवाब लेंगे। बाकी आपके शेयरों पर तो समाधान मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ, अपने सवाल यहां पूछना है तो तरीका थोड़ा सा अलग है। स्क्रीन के एक हिस्से में आप ये जो QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करते ही आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे और यहां पर आपको सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम, किस भाव पे आपने शेयर लिया हुआ है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये बताइए, नजरिया जरूर बताइए। और फिर आपको निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि हम आपसे संपर्क करेंगे। एक बार व्हाट्सएप पर आपके सवाल आ गए, उसके बाद ये ईटी नाउ स्वदेश की जिम्मेदारी है कि हम आप तक पहुंचें और लाइव आपके सवालों को लें। यूट्यूब पर भी जो आप सवाल भेजते हैं, उन्हें भी भारी संख्या में हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ शरण और गौरांग सर दोनों बने हुए हैं, लगातार आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो चलिए, इससे पहले जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। 24,700 के पास निफ्टी, लगभग 125 अंकों की तेजी यहां पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,000 के नीचे थोड़ा फिसलता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़िया है। बाकी आपको निफ्टी गेनर्स और लूजर्स की तमाम लिस्ट हमने आपके सामने रखी। ब्रॉडर इंडेक्स में भी लगभग 1% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के तमाम इंडाइसेस ग्रीन इस वक्त सिग्नल देते हुए, जो कल की मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, उसके बाद फिर से बाजार में खरीदारी नजर आती हुई। इन सबके बीच में एक फ्रेश चेक ले लेते हैं। शरण, जरा बताइए, अब हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो 55,000 के नीचे जो अहम लेवल था, उसके नीचे अभी इस वक्त नजर आ रहा है। और निफ्टी में भी जो है वो इस वक्त 100 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो यहां से अब बाजार पर क्या नजरिया बन रहा है? कुछ लेवल्स आपने बताए थे, लेकिन जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए। जैसे मैंने पहले भी बोला, 54,900 के नीचे बैंक निफ्टी में करीबन 400-500 पॉइंट दिख रहा है नीचे। नेक्स्ट सपोर्ट 54,400 से लेके 54,500, और ये लेवल आपको काफी जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। तो जो हिसाब से बैंक निफ्टी बढ़ा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगा मार्केट में। सेकेंड चीज, FII का मेजर एक्सपोजर फाइनेंशियल में होता है, और कल वो मार्केट में माल बेच के गए हैं। अगर आज भी वो बेचेंगे तो आपको ज्यादा करके बिकवाली बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ही दिखेगी। तो 54,900 के नीचे आपको 54,400 टू 54,500 के लेवल दिख सकते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी पर एक नज़रिया हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट की तरफ से, और क्लियरली यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो नज़र आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे, बाजार की एक सधी हुई शुरुआत और दिन चढ़ते चढ़ते बाजार अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए, इस कोशिश में कामयाबी भी हाथ लगी है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। लगातार हमारे स्क्रीन पर सवाल पूछने का तरीका हम फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने सवाल पूछिएगा और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को हम हमारे इस शो में शामिल कर पाएँ। हमारे साथ एक फ़ोन लाइन से कॉलर जुड़े हैं, मनोज कुमार जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, पहले तो मैं गोल्डन को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि जैसे ही वो शेयर का विश्लेषण करते हैं ना शुद्ध हिंदी में, बहुत और बहुत मैडम, बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बहुत शुक्रिया सर, इसे एक बार ऑब्जर्व भी करने के लिए, हमारी तारीफ भी करने के लिए। आप हैं तो हम हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं। ईटी नाउ स्वदेश का एकमात्र लक्ष्य ये है कि हमारे व्यूअर्स के फायदे की बात हम कर पाएं, और शॉर्ट टर्म बेसिस में कोई गलत आपाधापी में डिसीजन आप ना लें। लेकिन लगातार हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट और फंडामेंटल एक्सपर्ट इसीलिए जुड़े रहते हैं ताकि आपके फैसले जो हैं सही और सटीक आप ले पाएं। पूछिए अपना सवाल। मैम, CDSL पे मेरा 1200 के भाव पे 250 शेयर है, और मैं इसको दीपावली के आसपास ना तक रखना चाहता हूँ। क्या आप कह रहे हैं? CDSL मैडम। जी, लेकिन आप की अवधि, आप टाइम फ्रेम क्या बता रहे हैं मनोज जी? ये अक्टूबर नवंबर के आसपास, दीपावली के आसपास मैम। चलिए ठीक है, तो फिर लॉन्ग टर्म नजरिया ही एक बार के लिए कहा जाएगा, और 250 शेयर्स खरीद रखे हैं। गौरांग सर नमस्कार,
गुड मॉर्निंग। CDSL इनफैक्ट एक्सचेंज एंसिलरी पर आपसे पूरा टेक मैं जानना चाहूंगी। इन्होंने 250 शेयर्स की खरीदारी जरूर की है। शरण से टेक्निकल नजरिया भी जानेंगे, लेकिन एक्सचेंज एंसिलरी के साथ शुरुआत करेंगे बिकॉज आज सारे के सारे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ट्रेडर्स फेवरेट के साथ इन्वेस्टर फेवरेट भी हो जाते हैं ये स्पेसेस। एक फंडामेंटल नजरिया बताइएगा, उसके बाद इनके सवाल पर एक टेक्निकल राय भी लेंगे शरण से। धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मनोज जी को पहले तो मैं ये राय दूंगा कि अगर आपके पास पाबंदी नहीं है, अगर आप समय सीमा और बढ़ा सकते हैं तो अनिवार्य होगा आप पहले समय सीमा बढ़ा दें, पहली बात। दूसरी बात, ये जो क्षेत्र है भारतीय शेयर बाजार या फिर कैपिटल मार्केट्स, ये क्षेत्र हमें बहुत ही पसंद आता है और हम बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से। हमारी खरीदारी की राय इस क्षेत्र में कैम्स नामक कंपनी है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम सर्विसेज, यहाँ पर खरीदारी की राय है। देखिए मनोज जी, एक तो वास्तविकता यह है कि भारत की जो जनसंख्या है 140 करोड़ और गिनती अभी चालू है, उसमें से केवल मात्र 6 या 7% लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि आने वाले वर्षों में इसमें और आंकड़े बेहतर होंगे, क्योंकि काफी लोग जुड़ते जाएंगे। जिस प्रकार से क्षमा चाहता हूं, सूझबूझ और समझ शेयर बाजार को लोगों के समझ में आ रही है। CDSL ये कंपनी है जो डिपॉजिटरी सर्विसेज उपलब्ध कराती है निवेशकों को, और अगर निवेशकों की संख्या बढ़ेगी तो इनकी आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो शुद्ध मुनाफे में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। तो विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा लगता है हमें, और यहाँ पर हमारी जो खरीदारी की राय है वो कैंप्स में, जैसे मैंने बताया। तो ये है राय आपको मिलती हुई। और गौरांग सर, थोड़ी सी ऑडियो शायद आप तक नहीं पहुंची, लेकिन बड़े प्रशंसक हैं आपके, खासतौर पे मनोज जी, और उन्होंने जब अपने प्रश्न की शुरुआत की उसी के साथ उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि जब गौरांग सर शुद्ध हिंदी में तमाम चीजों की व्याख्या करते हैं। तो एक प्रतिक्रिया तो बनती है सर। मैं वहीं पर आना चाहता था, मैं क्षमा चाहता हूं मनोज जी, मैं सीधे आपके प्रश्न के उत्तर के ऊपर आ गया था। लेकिन मनोज जी, हमारा प्रयास यही रहता है कि ईटी नाउ स्वदेश जैसे चैनल के माध्यम के द्वारा पहले तो हम सरलता से और बिना शब्दावली को उलझन में डालते हुए किसी स्पष्टीकरण दे। हम प्रयास ये करते हैं कि सीधे सरल शब्दों का इस्तेमाल करें जो लोगों तक पहुंचे और लोगों की समझ में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशंसा करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं और मैं आप एक सक्षम रूप से लंबी अवधि के लिए निवेशक बने, यही मनोकामना है हमारी। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा मनोज जी, जैसे आपने CDSL में निवेश किया है, तो इस प्रकार से अच्छी कंपनियों में निवेश करें, कम शेयर खरीदे लेकिन अच्छी कंपनियों के खरीदे। इक्का दुक्का में बड़ी पूंजी लगा करके बड़ी मात्रा में लेकर के आप ये उम्मीद करेंगे कि हाँ हमें बहुत ही बेहतर मुनाफा हो, ये मेरे ख्याल से समझदारी सही नहीं है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी प्रशंसा करने के लिए। बिल्कुल, तो ये आपको गौरांग सर का गुरु मंत्र भी मिल गया मनोज जी। शुभकामनाएं आपकी निवेश यात्रा के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले जो कॉलर हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं। रमेश जी हैं गया बिहार से। रमेश जी नमस्कार, पूछिए कौन सा सवाल है आपका? जी नमस्कार सर। जी रमेश जी बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? जी मेरा है HAL है, HAL जी 4563 का मेरा है, 4563 का है, साल भर का मतलब नजरिया है। ठीक है। शरण मैं आपके पास आना चाहूंगा। 4563 4563 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये शेयर इन्होंने खरीदा हुआ है। 1 साल रुक सकते हैं, बताइए यहाँ से क्या नजरिया बन रहा है? वैसे तो जिस तरह का पूरी दुनिया में मूड माहौल है, डिफेंस जो क्षेत्र है उस पर नजर रखनी भी चाहिए। जो हिसाब से पूरा डिफेंस सेक्टर चल रहा है, स्टॉक में बने रहिए, ये आगे चल के आपको लाइफ टाइम हाई भी दिखा सकता है। और लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस है 4900 से, अगर वो पार कर देगा स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच कर देगा।
क्षेत्र से जुड़ा शेयर है जो कि आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है और डिफेंस मेजर ही कहेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आपके लिए रमेश जी राय यही है कि आपकी पोजीशन को बनाकर रखें, अच्छी तेज़ी, और ये तेज़ी जो है आगे बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आएगी। इस बीच हमारे साथ एक और लाइव कॉलर जुड़ गए हैं, राजेश प्रजापति जी गांधीनगर गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 1000 शेयर है, 129 पे खरीदे हुए। ठीक है, 129 130 के आसपास की आपकी खरीद है। कब खरीदे थे राजेश जी आपने, और कब तक आप रुक सकते हैं इस स्टॉक में? लॉन्ग टर्म में है, लंबी अवधि के निवेशक हैं, ठीक है। हाँ। शरण, एक बार आपसे ही राय जानना चाहेंगे। 1000 शेयर्स की खरीदारी करी है, 129 अपने एंट्री लेवल्स बता रहे हैं। आज 1.5% की तेज़ी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखने को ज़रूर मिली है, लेकिन अगर पिछले कई दिनों के ट्रेंड को देखें, दिवाली से लेकर अब तक भी अगर ट्रेंड को देखें, कोई खास बड़े अपमूव बजाज हाउसिंग फिलहाल दिखा नहीं पाया। लंबी अवधि के निवेशक ये जरूर हैं, तो बजाज हाउसिंग में भी एक नजरिया दीजिएगा। हमारे लास्ट कॉलर ने सीडीएसएल पर भी अपना टेक्निकल आउटलुक भी पूछा था, ऑफकोर्स वो भी लंबी अवधि के लिए रुकना चाहेंगे, लेकिन आपकी राय अगर कोई सीडीएसएल पर बनती है तो वो भी बताइएगा। पहले बजाज हाउसिंग की फाइनेंस की बात करते हैं। जब से आईपीओ आया है तब से वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है, मैं बताना चाहता हूँ, जबकि मेरा व्यू टेक्निकल भी आपको बता देता हूँ। तो वैल्यूएशन को लेते हुए स्टॉक में आपको ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, जितनी पॉजिटिव्स है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। और टेक्निकल की बात करें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है, आपको ज्यादा अप मूव भी देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा डाउन मूव भी देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक यही लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगा। स्टॉक 100 से 130 के लेवल के बीच में कंसोलिडेट करेगा। इससे चाहिए तो आप काफी अच्छी कंपनीज भी है जो आप काफी अप मूव भी दिखा सकती है आगे चल के। और ये स्टॉक में वैल्यूएशन को लेते हुए सारे पॉजिटिव ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, तो मुझे ज्यादा उछाल नहीं दिख रहा है स्टॉक में। टेक्निकली भी मैक्सिमम 130 तक का मूवमेंट आप देख सकते हैं, वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा स्टॉक पे। और सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल ने आज ही अपना 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है। तो जब भी स्टॉक नीचे से अपने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो वहां से देखा गया स्टॉक में 5 to 10% की काफी क्विक मूवमेंट देखने को मिलती है। और स्टॉक एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट लेवल 1380 के ऊपर आएगा। इनके लेवल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन्होंने 1200 के आसपास लिया है, तो इन्हें स्टॉक में बने रहना चाहिए। काफी अपमूव देखने को मिलेगा आगे वाले आने 6 to 12 मंथ्स। ये है राय आपको मिलती हुई आपके स्टॉक पे। इसके अलावा सीडीएसएल पर भी एक टेक्निकल व्यू नजर आता हुआ। परमात्मा कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। परमात्मा जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। तो बताइए क्या खरीदा है आपने और किस भाव पे लिया है? सर मैंने की बार आपसे यूट्यूब पे भी पूछा था। जी। डीएलएफ लिया था 195 शेयर, ठीक है। और सुजलोन था 1700 1750। आईआरएफसी थी ऐसी 250 वो भी थी। तो मैंने शुक्रवार को, सर पिछले शुक्रवार को मैंने सेल कर दिया था लड़ाई होने के कारण। मार्केट डाउन मार रहा था दिन प्रतिदिन। जी। और सारा सेल कर दिया मंडे को हाई हो गया एकदम। हाँ। तो इस चक्कर में सर लॉस हो गया। कौन सा शेयर लूं, इसलिए मैंने कॉल किया था, व्हाट्सएप भी किया था आपको। ठीक है। तो कौन सा शेयर लूं? ये नाम ठीक करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो होता है, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा जी हमें मतलब अभी आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, अब आप नए स्टॉक्स में एंट्री करना चाह रहे हैं, ठीक है? परचेज करूं, अभी रुक जाऊं, अभी मंदी आने दूं, तब लूं, कौन सा लूं, इसलिए। ठीक है। गौरांग सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। इन्होंने डीएलएफ और आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स में खरीदारी की थी, लेकिन अभी फिलहाल इनके पास कोई स्टॉक नहीं है। बीच में जो तमाम टेंशन चली भारत पाक तनाव और बाकी चीज़ों की वजह से, उन्होंने उस वक्त घबरा के तमाम शेयरों को बेच दिया। अब नई खरीदारी के लिए जाना चाहते हैं, तो बताइए क्या राय होगी? देखिए, सबसे पहले इनका नाम क्या बताया? परमात्मा जी। परमात्मा जी। जी। अच्छा, तो देखिए भाई, परमात्मा जी, अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं या निवेश करते हैं
तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो मैं कृपया करके आपसे विनती करूंगा कि आप शेयर बाजार में कामकाज मत कीजिए। शेयर बाजार में किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं होती है कि आपकी जो पूंजी लगी है वो कम नहीं होगी, या फिर कोई ऐसी भी गारंटी नहीं है कि आपको मुनाफा मिलेगा, नुकसान भी होने की संभावना है। तो ये पहले तो स्पष्ट रखिए आप। घटनाक्रम स्थानीय मार्केट में जो होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो होते हैं उसका असर पूर्ण तरीके से शेयर बाजार पर पड़ता है। उठापटक जो होती है वो भी वो भी पाचन शक्ति उसके लिए भी बहुत ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आपके पास हैं तो शेयर बाजार में आकर के निवेश कीजिए। आपने क्या सोच करके निवेश किया था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए निवेश किया था तो इस प्रकार से इन सब घटनाओं को लेकर के आप इधर से इधर करते रहेंगे तो आप सक्षम रूप से निवेश कभी भी नहीं बन पाएंगे। जो 3 कंपनियों का आपने नाम लिया, तीनों ही कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन अभी आपने बेच दिया, खत्म हो गया बात। अगर नए रूप से अगर आपको शुरू करना है तो मैं 2-3 क्षेत्र में अलग अलग कंपनियों के नाम देता हूं, शायद अगर आप उसमें निवेश करते हैं और मैंने जो बात आपको बताई है वो आप स्पष्ट रूप से समझ गए तो ही निवेश करें। उठापटक, जोखिम झेलने की क्षमता और लंबी अवधि, अगर ये सब बात है तो पहले तो वित्तीय क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक हमें काफी अच्छा लगता है, नतीजे भी काफी बेहतर आए। वाहन क्षेत्र में, ऑटो सेक्टर में हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा लगता है, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर अच्छा लगता है, आप वहां पर भी निवेश कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स यानी कि हॉस्पिटैलिटी में इंडियन होटल्स नामक एक कंपनी है, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन मेहरबानी करके एक चीज आप स्पष्ट कर लीजिए आपके दिमाग में कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन है, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल परमात्मा जी, आपको लंबी अवधि का निवेश का नज़रिया भी बनाना है और अपनी कैपेसिटी और अपटाइट को भी बढ़ाना है, और कई सारे स्पेसेस हैं। बाजार हर समय आपको एक एंट्री अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन वो एंट्री अपॉर्चुनिटी लेने के बाद एग्जिट बहुत मायने रखती हैं, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक अहम खबर आपको बताते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सरकारी बैंक्स के साथ एक बैठक करने जा रही है। बैठक का एजेंडा, बैठक से मायने क्या है, ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में बैंक्स के वित्तीय परफॉर्मेंस पर चर्चा होगी। इससे जुड़ी सारी डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास है, आइए उनसे जानते हैं। प्रकाश, बताएं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके साथ वित्त मंत्री की वार्षिक बैठक है। हर साल ये बैठक होती है जिसमें उनके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होते हैं उसकी समीक्षा की जाती है। तो ये जो बैठक होगी, ये बैठक पीएसयू बैंक्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की समीक्षा के लिए होगी, लेकिन तमाम ऐसे मसले हैं जो भी जिसको कि केंद्र में रखा जाएगा। सबसे पहले अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो FY25 में बैंकों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। डिफरेंट पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, उन पैरामीटर्स के हिसाब से बैंकों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इंडिविजुअल बैंक्स की परफॉर्मेंस जो है उसकी समीक्षा होगी और ज़रूरी निर्देश वित्त मंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर दूसरे मसले देखें जो कि इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होगा डिपॉजिट ग्रोथ। ये एक ऐसा इशू है जो कि सरकार के लिए अभी प्रायोरिटी लिस्ट में है। इस मसले पर वित्त मंत्री ने बैंकों को कई तरह के ज़रूरी सलाह पहले दिए भी हैं, जिसमें इस बात के सुझाव दिए गए हैं कि तमाम स्टेप्स बैंक ले ताकि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बढ़ाने में मदद मिले। कंज्यूमर्स को डिफरेंट तरह के सहूलियत दी जाए, सर्विसेज दी जाए, ताकि जो डिपॉजिट ग्रोथ है जिसमें कि अभी कमी देखने को मिल रही है उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें ग्रोथ देखने को मिले। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि उसकी समीक्षा होगी। बैंकों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में वो कौन कौन से कदम उठाएंगे। इसके अलावा सनराइज सेक्टर्स को क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बैंक्स ने किस तरह के निवेश किए हैं, कौन से कदम उठाए गए हैं। साइबर सिक्योरिटी का जो मसला है वो सरकार के एजेंडे में है, उसको लेकर बैंक्स कौन से कदम उठा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों वित्त मंत्री ने एक अहम बैठक ली थी, खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ जो टेंशन की स्थिति बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, जहां पर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे साइबर सिक्योरिटी के जो खतरे हैं उसको रोका जाए।
तो इस पर ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं। जाहिर तौर पे बैंकों के साथ एक बार फिर से बैठक हो रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो उस पर प्राथमिकता होगी। ये बैठक काफ़ी अहम है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसमें सभी बैंकों के जो प्रमुख है वो शामिल होंगे, डीएफएस सेक्रेटरी शामिल होंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो तमाम सीनियर ऑफिशियल्स हैं इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक है, हमारी नज़र बनी रहेगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से सुझाव वित्त मंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और बैंक्स डिपॉजिट ग्रोथ के लिए कौन कौन से कदम आने वाले। जरूरी चर्चा आवश्यक है वो है चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव पर भी बात होने की बात सामने आ रही है। आपके पास क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस लिहाज से? देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है, कुछ देर पहले बैठक शुरू हुई है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसमें कई इंपॉर्टेंट मसले हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है वो है चिप मैन्युफैक्चरिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। जैसा कि हमें जानकारी है उसके हिसाब से करीब 1500 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल इंसेंटिव सरकार दे सकती है। कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूर कर सकती है ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, जो कि ऑलरेडी कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है। करीब 76-77 हज़ार करोड़ रुपए की लागत का ये प्रोग्राम है, जिसमें सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, डिज़ाइन, उसके प्रोडक्शन, इससे संबंधित जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो सरकार पहले से दे रही है। लेकिन अब उसी प्रोग्राम के तहत चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव देगी। इस प्रस्ताव को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है, इसको एजेंडे में शामिल किया गया है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी सरकार आत्मनिर्भर बनना चाहती है और उसको ध्यान में रखते हुए ये इंसेंटिव प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसके अलावा कुछ और प्रपोजल्स हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, उस पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। जी प्रकाश, इस अहम जानकारी के लिए और तमाम बातें जो है कैबिनेट की वो इस वक्त और कई एक्सक्लूसिव खबरें भी हम तक पहुंचाने के लिए, चलिए इसके साथ ही एक बार फिर से शो की ओर लौटते हैं और ज़रा कुछ यूट्यूब सवाल शामिल करते हैं। विकी कुमार यादव का सवाल यूट्यूब पर आया है। अदानी एंटरप्राइजेस पर राय जानना चाहते हैं। 87 रुपए की इनकी बाइंग है और पहले तो बधाई देनी होगी इन्हें, थोड़ा लेवल एक बार फिर से हमें देख लेना चाहिए। अदानी इंटरप्राइजेस काफ़ी निचले स्तरों की इनकी बाइंग यहाँ पर नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है और स्टॉक में हम आज देख रहे हैं कि एक तेज़ी नज़र तो आ रही है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक जो धैर्य इन्होंने दिखाया है उसका रिवॉर्ड देखिए, मतलब गिनती कम पड़ जाएगी। गौरांग सर, अडानी इंटरप्राइजेस 87 रुपए की बाइंग इनकी। अगर वास्तविकता में और खरीदारी की है तो प्रशांत भाई, ये खरीदारी, वो जो विभाजन हुआ था ना अडानी एंटरप्राइज की, अलग अलग कंपनियां, करीबन 4-5-6 कंपनियां बनी थी, उसके पहले का ये निवेश है। तो मुझे नहीं पता कि ये हकीकत में ये भाव है, क्योंकि अगर ये भाव है तो इनको विभाजन हुई कंपनियों के भी शेयर मिले होंगे। तो अगर आप समीकरण करेंगे उसका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुनाफा किस प्रकार को इनको मिला हुआ। अच्छी कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी अडानी ग्रुप की अडानी एंटरप्राइज। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं। ऑन दी फेस ऑफ इट एक मजबूत काउंटर, मजबूत पेडिग्री से जुड़ा हुआ स्टॉक और पोजीशन आपने ले रखी है, लंबी अवधि के निवेशक हैं, अपनी पोजीशन को बनाकर रख सकते हैं, मुनाफा है। लेकिन ये भी ज़रूर देखिएगा कि अन्य कंपनियां जो हैं, इनकी सिस्टर कंसर्न्स जो हैं, उनके शेयर्स भी क्या आपको मिले हैं। अगर आपकी खरीद 2017 के साल की है तो फिर ये भी होना चाहिए, इस पर एक बार गौर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ इस शो को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। शरण और गौरांग जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूवर्स की मदद करने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू। और इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। फिलहाल मुझे और प्रशांत को आप दीजिए इजाजत, लेकिन अगली पेशकश कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई खास मुनाफे की मंडी लेकर चंद मिनटों में हम वापस लौटेंगे। आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।